दीदी, आपकी बहू गरीब मायके की बेटी है और मेरी बहू अमीर मायके की बेटी है। मम्मी जी, मैं अपने मायके से भर भर के सोना लाई हूँ सब्जी। मुझे कुछ बोलने से पहले सोच लीजिएगा। अब इस घर की मालकिन मैं हूँ, आप नहीं। रीमा अपनी सास गीता से बोली। गीता बोली, भगवान से डर बहू रोज सुबह से शाम सुनाती रहती है। तो मेरी इज्जत का ख्याल कर पड़ोस तक आवाज़ें जाती होंगी। तुम्हारी पड़ोस वाली सविता जी आवाज़ें सुन अपने कमरे से बाहर आकर अपनी बहू काव्या से बोली, अरे बहू, सुबह सुबह टीवी क्यों चला दिया है तुमने? कितनी आवाज़ आ रही है? काव्या बोली, मम्मी जी, आवाज़ टीवी की नहीं है, ये आवाज़ तो हमारे पड़ोस के घर से आ रही है। लगता है आज फिर गीता चाची और उनकी बहू रीमा में लड़ाई हो गई है। सविता बोली, हाँ बहू, इन दोनों का तो ये रोज का काम है। सविता जी अपने कमरे में वापस आकर बैठ गई। उतने में काव्या चाय लेकर आई और बोली, मम्मी जी, लीजिए चाय, और नाश्ते में क्या बनाना है यह भी बता दीजिए। जो तुम्हारी मर्जी बना दो बहू, बोलकर सविता सोचने लगी, हे भगवान, तेरा लाख लाख शुक्रिया जो तूने मुझे इतनी अच्छी बहू दी है। वरना आजकल हर घर में सास बहू के बढ़ते झगड़ा को देखकर लगता है जैसे घर घर कम और युद्ध का मैदान ज़्यादा हो। यहाँ मोहल्ले में सबके घर में सास बहू की अलग ही महाभारत चल रही है। अच्छा है भगवान, तूने मुझे अच्छी बहू दी, वरना मेरा घर भी अखाड़ा बन गया होता। शाम को पड़ोस वाली गीता सविता के घर आई। गीता को देख सविता अपनी बहू काव्या से बोली, जब बहू तो चाय पकौड़े बना ला। गीता हमारे घर रोज रोज कहाँ आती है? और गीता को अपने कमरे में लाकर सविता बोली, गीता मैं तुमसे मिलने आने ही वाली थी, अच्छा हुआ तू ही चली आई। तुम दोनों सास बहू रोज रोज झगड़ते हो, आखिर ऐसे में क्या हो गई है? गीता बोली, सविता रहने दे, तू नहीं समझेगी। सविता बोली, भला मैं क्यों नहीं समझूंगी, मैं भी तेरी तरह एक सास हूँ। गीता बोली, हाँ सविता दीदी, आप सास तो हो मगर गरीब मायके की बेटी की सास हो। अब मैं ठहरी अमीर मायके की बेटी की सास, अच्छा खासा दहेज जो लाई है मेरी बहू रीमा, इसलिए अब हर बात में ताने देती रहती है। सविता बोली, इस मामले में मैं बहुत भाग्यशाली हूँ। मेरी बहू काव्या तो बहुत समझदार और सुलझी हुई है। झगड़ा करना तो दूर का भी आवाज़ ऊंची करके बात तक नहीं की। काव्या, गीता बोली, सविता दीदी, अभी आपकी बहू को आए समय ही कितना हुआ है? 2 महीनों में आपकी बहू थोड़ी अपना बताएगी। अभी महीने साल गुजरने दो, फिर देखना यह बहुएं कैसे अपना असली रंग दिखाती है। मेरी वाली भले स्वभाव की तेज है, मगर कम से कम आपकी वाली की तरह अच्छा बोलने का ढोंग तो नहीं करती, जो है मुंह पर बोलती है। आपको और मेरी बहू तो एक ही शहर में है। और मेरी बहू रीमा बता रही थी, काव्या इतनी सीधी भी नहीं है जितना तुम लोग उसे समझते हो, और इसके परिवार ने तुम लोगों को जानबूझकर दहेज नहीं दिया। वरना आज की तारीख में भला कोई बाप अपनी बेटी को ऐसे खाली हाथ विदा करता है क्या? सरिता दीदी, आप सीधी हो इसलिए आपको हल्के में ले लिया आपकी बहू के मायके वालों ने, वरना आपकी बेटी को ऐसे खाली हाथ विदा करने की हिम्मत नहीं करते। मैं तो कहती हूँ आप आपकी बहू को इतना सर पर मत चढ़ाओ, हो सके तो उससे ढंग से बात भी मत करो, फिर देखना कैसे उसकी और उसके माँ बाप की अकल ठिकाने आएगी। उतने में काव्या चाय पकौड़े लेकर आ जाती है। गीता काव्या को देख अपनी बात बदल कर बोली, अरे काव्या, इतने सब करने की क्या जरूरत थी? आप बैठ हमारे साथ। काव्या बोली, गीता चाची, आप लोग लीजिए, मैं रसोई के सारे काम निपटा कर अभी थोड़ी देर में आती हूँ। काव्या चाहते हैं। गीता बोली, देख सविता दीदी, तुम्हारी बहू को मीठी चूड़ी है, तुमको मीठा बन के काटेगी। अरे मैं तो कहती हूँ इसे गरीब मायके का ताना दिया करो दीदी, फिर देखना कैसे इसके मायके से पैसे भी आने लगेंगे और आपकी बहू भी आपकी मुट्ठी में रहेगी। कहकर गीता पकौड़े और चाय का आनंद लेने लगी। गीता के जाने के बाद सविता जी का पहला हाल बेहाल हो गया। उन्होंने सोच लिया था कि अब वो अपनी बहू से ढंग से बात नहीं करेगी, आखिर वो भी एक सास है, भला बहू के सामने क्यों झुकेगी। मेरे सीधेपन का फायदा उठाया गए इसके मायके वाले, तभी तो दहेज में एक पूरी कौड़ी नहीं दी। मुझे इन लोगों ने गीता को अपना काम करके जा चुकी थी। सबका बीच सविता के जी के मन में उत्सुकता था। सविता जी को रात भर नींद नहीं आई और उन्हें अपनी बहू काव्या की मीठी जबान पर शक होने लगा। उन्हें लगने लगा कि काव्या सिर्फ अच्छी होने का ढोंग करती है और जानबूझकर मीठा बोलती है ताकि मेरे घर मेरी जायदाद पे कब्जा करने में उसे आसानी हो पाए। और मैं तो इतनी बड़ी मूर्ख निकली कि मैंने इसके दिखावे को सच मानकर इसे बेटे जैसे प्यार दिया, मगर
बस अब और नहीं, आखिर मैं एक सास हूँ, इसे और इसके मायके वालों को सबक सिखा के ही दम लूँगी। दूसरे दिन सविता मंदिर से आई तो काव्या बोली, मम्मी जी मैं कब से आपको ढूंढ रही हूँ, आप मंदिर गई थी और आज बताकर भी नहीं गई। सविता बोली, मैं क्या तुम्हारी गुलाम हूँ तो तुम्हें हर बात बताकर जाऊँगी। काव्या बोली, मम्मी जी मैं आपका चाय के लिए इंतज़ार कर रही थी, बस इसलिए पूछ बैठी और आपने अब तक दवाई भी नहीं ली। बोल काव्या अपने और सविता के लिए चाय बिस्किट ले आई। सविता बोली, हाँ मेरा काम मैं कर लूँगी, तुझे ज़्यादा चाशनी भरे लफ्ज़ों में बात करने की ज़रूरत नहीं है। और ये काजू बादाम वाले बिस्किट ले तो आई हो, मगर तुम्हारे मायके में तो तुमने कभी ऐसे बिस्किट खाए भी ना होगे, यहाँ आकर तो तुम्हारे मज़े हो गए हैं। काव्या धीरे से बोली, मम्मी जी आपको चाय के साथ यह बिस्कुट पसंद है इसलिए ले आई, आइंदा से ध्यान रखूंगी। थोड़ी देर बाद काव्या ने सभी के लिए खाना लगा दिया। जैसे काव्या सभी के साथ खाना खाने बैठी, सरिता बोली, काव्या अगर तुम हम सभी के साथ खाना खाने बैठ जाओगे तो सभी को खाना कौन परोसेगा। काव्या के ससुर मुकेश जी बोले, रोज तो काव्या हमारे साथ बैठकर ही खाती थी, फिर आज क्या हो गया। काव्या क्या पति रोहन बोला, हाँ मम्मी आप ऐसे क्यों बोल रही हैं। सविता बोली, तब काव्या नई नई शादी करके आई थी इसलिए, मगर अब इसे यहाँ के रीति रिवाज सीखने होंगे। पति मुकेश जी की ओर देखकर सविता बोली, आपको क्या याद नहीं, आपकी माँ भी मुझे सबसे अंत में खाना खाने को कहा करती थी। सभी बहुओं के लिए हमारे घर में यही परंपरा चली आ रही है, भला मैं इस परंपरा को कैसे तोड़ सकती हूँ। सभी खाना खाकर चले जाते हैं और बेचारी काव्या अंत में अकेला खाना खाने बैठती है। आज उसके गले से निवाला जाने तैयार ना था और उसे रोना आ गया। काव्या ने आज तक अकेले बैठकर खाना नहीं खाया था और सासू माँ का रूखा व्यवहार कहीं न कहीं उसके दिल को ठोस पहुँचा रहा था। बारिश का मौसम शुरू हो गया था। काव्या बोली, मम्मी जी मैं सोच रही थी कमरे में हीटर लगवा दूँ, ठंड भी बहुत लगती है और कपड़े भी नहीं सूखते, हीटर लग जाने से कपड़े भी जल्दी सूखने लगेंगे। सविता बोली, हीटर और उसको लगवाने के पैसे क्या तुम्हारे मायके वाले देंगे। अपने मायके में तो 2 कमरों के घर में बड़ी हुई हो, मगर यहाँ पर तुम्हारे ढाटे अलग हो गए हैं, यहाँ कर तो रजवाड़ों वाली जिंदगी जीने मिल रही है तुम्हें। काव्या फिर से आंसुओं के 2 घुट पीकर रह गई और उसने सासू माँ की किसी बात का जवाब नहीं दिया। 3 महीने बीतने लगे मगर सविता जी के तानों की बौछार बढ़ती गई। पड़ोसन के भड़कावे में आकर सविता जी आए दिन घर में कलेश करती। एक दिन अचानक सविता जी को चक्कर आए और वो नीचे गिर पड़ी। काव्या घर में अकेली थी। वो तुरंत कार चलाकर सविता जी को लेकर हॉस्पिटल पहुंची। डॉक्टर ने चेकअप करके बताया कि सविता जी इतने दिनों से जो दवाइयाँ ले रही थी वो फायदा की बजाय नुकसान कर रही थी, जिनकी वजह से उनकी किडनी खराब हो गई है और इससे उनकी किडनी बदलनी पड़ेगी, मगर डोनर मिलने में समय लग सकता है। काव्या बोली, डॉक्टर साहब आप मेरी किडनी ले लीजिए मगर मेरी मम्मी जी को बचा लीजिए। रोहन और मुकेश जी हॉस्पिटल पहुंचे तो देखा काव्या अपनी किडनी ट्रांसफर करवाने तैयार हो चुकी थी। सविता जी को होश आया तो उन्हें बेटे रोहन ने सब बताते हुए कहा, जानती हो मम्मी, जिस काव्या के मायके वालों को तुम इतने ताने देती थी, आज उन लोगों ने ही मेरी मदद की। मेरे सारे पैसे ब्याज पर घुमाने दे रखे हैं। मेरे पास कैश रुपये नहीं थे। तब उन्होंने अपनी जमा पूंजी मेरे हाथों में रखते हुए कहा, दामाद जी आपकी माँ जान बचा के लिए आप ये पैसे रखिए। और जब सविता जी को पता चला कि उनकी बहू ने अपनी किडनी देकर उनकी जान बचाई है तो वो फूट फूट कर रो पड़ी और बोली, बहू मुझे माफ़ कर दो, मैंने तुम्हारे साथ जो भी व्यवहार किया वो भड़कावे में आकर किया। काव्या को जब पता चला कि पड़ोस की गीता चाची ने सविता जी को भड़काया था, वो बोली, मम्मी जी जिन लोगों के खुद में घर में सुख शांति का माहौल नहीं रहता, वे लोग दूसरों के घर में भी उलझने डालते हैं ताकि दूसरों के घर में भी सुख शांति भंग हो। तो दोस्तों आपको ये कहानी कैसी लगी? अगर कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दे और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दे। थैंक यू।